हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर वो सभी क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, जठराविक यानी कि गैस्ट्रिक जूस, उसका पीएच मान क्या होता है। तो यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच मान अगर पूछे तो वो होता है 2। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन। देखो, जठर रास का जो पीएच मान है वो बहुत कम होता है, इसलिए ये तेज से अम्लीय यानी कि ये एसिड फॉर्म में होता है। अम्लीयता भोजन को तोड़ने और पचाने में मदद करती है। पेट का जो अम्ल है हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने में मददगार होता है। दिए गए विकल्पों में जो हमारा जितने भी ऑप्शन थे उसमें से अगर पीएच मान पूछे तो जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक अम्ल का जो पीएच मान होगा वो 2 होगा। और सामान्य सीमा में ये आता है, यानी कि ये माइनस में नहीं जाता। 0 से 1 2 3 इस जो सामान्य सीमा है उसमें रहता है, जिसमें से 2 इसका पीएच मान है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पित्त किस रंग का द्रव होता है, यानी कि जो बाइल होता है उसका कलर कैसा होता है। तो यहाँ पे आंसर है, पित्त हमेशा पीला या फिर हरा, ये 2 कलर में से एक कलर में होगा। अब ये देखो ये क्या है, पित्त। पित्त एक पीला हरा द्रव होता है, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका रंग मुख्य रूप से अगर पूछे तो ये मौजूद किस चीज़ के लिए होता है, तो बिलीरुबिन नामक और बिलीवर्डिन नामक जो 2 पित्त हैं उन वर्णकों के कारण इसका जो रंग है वो पीला या फिर हरा होगा। ये यकृत यानी कि लीवर में बनता है हमारे। पित्त वसा को पचाने और उसको अवशोषित करने में मदद करता है। तो पित्त का ये मेनली काम होता है कि वो वसा यानी कि फैट को पचाता है और उसको अवशोषित करता है। पित्त का कलर पूछे तो वो है पीला या फिर हरा कलर। और ये होता किस कारण से है, तो एक बिलीरुबिन या फिर बिलीवर्डिन नामक जो पित्तवर्णक होते हैं उसके कारण इसका जो कलर है वो पीला या फिर हरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का स्राव किस अंग के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आंसर है सी, यकृत यानी कि लिवर, जो कि अभी हमने पढ़ा था। देखो आंसर है सी यानी कि यकृत, लिवर। पित्त का जो स्राव है वो यकृत के द्वारा होता है, यानी कि यकृत का ही काम होता है पित्त का स्राव करना। ये एक पाचन तल पदार्थ है, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है और वसा के पाचन में जो पित्त है वो कारगर होता है, मददगार होता है। यकृत के द्वारा उत्पादित पित्त को पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है और केंद्रित किया जाता है, यानी कि यकृत का ही काम होता है पित्त को संग्रहित करना और उसको केंद्रित करना। तो ये मेनली किसका काम होता है, यकृत का, यानी कि लिवर का ही मेन काम होता है। पित्त का उत्पादन पूछे तो केवल और केवल कहाँ होता है, यकृत यानी कि लिवर में इसका उत्पादन होता है और कहीं पे भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा जो विटामिन है वो स्टोर रहता है या फिर भंडारित रहता है। तो यहाँ पे आंसर है विटामिन ए, यकृत में यानी कि लिवर में स्टोर रहता है भविष्य के लिए। अब देखो ये क्या है, तो यकृत यानी कि लिवर वसा में घुलनशील विटामिन को संग्रहित करता है, यानी कि स्टोर करता है, जैसे कि ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सभी क्या होते हैं, वसा में यानी कि फैट में घुलनशील होते हैं और ये लिवर में संग्रहित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। जिसमें से विटामिन ए है वो मुख्य रूप से यकृत में जमा हुआ होता है और कई वर्षों तक भविष्य में उपयोग के लिए भंडारित रह सकता है। विटामिन B12 की अगर बात करें तो यकृत में संग्रहित ये भी होता है, लेकिन विटामिन ए प्रमुख रूप से संग्रहित होता है विटामिन, यानी कि अगर सबसे ज़्यादा मात्रा पूछे यकृत में कि कौन से विटामिन की होती है तो विटामिन ए की होती है। और ये भविष्य के लिए हमेशा से जमा रहता है, यानी कि हम बहुत सालों तक इसका यूज़ कर सकते हैं। तो विटामिन ए हमेशा ज़्यादा मात्रा में लिवर में स्टोर रहता है, तो ये चीज़ आप याद रखना। उसके बाद अगर पूछे तो विटामिन B12 होता है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी कौन सी है, तो विटामिन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे आंसर है बी, 7.7 पित्त का पीएच मान होता है। अब देखो, पित्त का पीएच मान आमतौर पर क्षारीय या फिर अल्काइन होता है, लगभग 7.5 से
5 के बीच में रहता है। और अगर हम सटीक पूछे यानी कि अगर एग्ज़ाम में या फिर कहीं पे भी इन दोनों के बीच में कोई भी आपको आंसर दे, आप टिक लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर एग्जैक्ट पूछे तो 7.7 इसका सटीक मान होता है पीएच मान पे। ये छोटी आंत में वसा के पाइसीकरण में मदद करता है और पेट में आने वाले जो अत्यधिक अम्लीय भोजन है उसको निष्क्रिय करके पाचन में सहायता करता है। कौन? तो ये पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर है सी, साइटोलॉजी कहते हैं। देखो कवक या फिर फंगी, ये एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, यानी कि ये एक कोशिकीय होते हैं या फिर बहुकोशिकीय हो सकते हैं। और ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ये मुख्यतः सड़े गले और मृत पदार्थों में पाए जाते हैं और इन्हीं को ये खाते रहते हैं। कुछ कवक मानव के लिए उपयोगी होते हैं और कुछ रोग उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि दोनों प्रकार के जो फंगी है वो अवेलेबल है। कवकों का वर्गीकरण और उनके आकार और संरचना के आधार पे होता है, यानी कि अगर कवक का वर्गीकरण किया जाए तो वो किस आधार पे होता है? उसके आकार और उसकी संरचना के आधार पे इनका वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर है सी, फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को कहते हैं। अब देखो आंसर है सी यानी कि फाइकोलॉजी। शैवाल या फिर एल्गी का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि साइंटिफिक अगर स्टडी पूछे, उसका नाम पूछे तो वो है फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी। ये जीव की एक शाखा होती है और अक्सर वनस्पति विज्ञान का एक उपक्षेत्र माना जाता है, यानी कि बॉटनी का एक उपक्षेत्र माना जाता है। इसके विभिन्न प्रोकैरियोटिक रूपों जैसे कि नीले हरे जो शैवाल है, इसका अध्ययन भी शामिल है, जिसमें हम साइनोबैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं शैवाल को, उसका भी अध्ययन इसी में ही होता है। किसमें? तो फाइकोलॉजी में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का अगर पाचन पूछे तो मुख्यतः कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे आंसर है ए, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का जो पाचन है मुख्य रूप से अमाशय में शुरू होता है। अमाशय में पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक, ये जो दो अम्ल हैं, वो प्रोटीन को छोटे छोटे जो पेप्टाइड्स होते हैं उसमें तोड़ने में ये मददगार होते हैं। इसके बाद प्रोटीन का जो पूर्ण पाचन छोटी आंत में समाप्त हो जाता है। यहाँ पे आके प्रोटीन का जो पाचन है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आके ये समाप्त हो जाता है। पाचन की मुख्यतः जो शुरुआत है वो कहाँ पे होती है? अमाशय में ये शुरू होती है और कहाँ पे जाके खत्म होती है? तो छोटी आंत में जाकर ये खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर है ए, ग्लूकोज में जाके इसका अंतिम उत्पाद होता है। आंसर है ए यानी कि स्टार्च। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसेकेराइड है। पाचन के दौरान जो एंजाइम एमाइलेज है स्टार्च को माल्टोज जैसे सरल शर्करा में तोड़ता है। ये भी आप यहाँ से याद रखना। सबसे पहले मेन क्या है कि जो स्टार्च है वो क्या है? एक ये पॉलीसेकेराइड है और ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। फिर क्या होता है, जो माल्टोज बनते हैं जैसे एंजाइम होते हैं वो माल्टोज और अन्य जो डीसेकेराइड ग्लूकोज होते हैं उसमें बदलते हैं इसको। और ग्लूकोज क्या है? अगर अलग से ग्लूकोज कर पूछे कि उसका काम क्या है, तो ग्लूकोज रक्त प्रवाह में यानी कि जो ब्लड फ्लो है उसमें अवशोषित हो जाता है। तो ग्लूकोज कहाँ पे अवशोषित हो जाता है? तो रक्त प्रवाह यानी कि जो ब्लड फ्लो होता है उसमें अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो हम फूल गोभी का पुष्प क्रम जो भाग होता है वो खाते हैं। सी यहाँ पे आंसर है फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर का खाने योग्य अगर भाग पूछे तो वो है पुष्प क्रम। ये सफेद हिस्सा अविकसित होता है और फूलों का सघन समूह होता है जो कि मांसल शाखाओं में व्यवस्थित होता है। जैसे कि ये हो गया आपका मांसल शाखा, ऐसे ही आपने देखा होगा फूल गोभी को। इसके बाद फूल गोभी नामक जो लैटिन शब्द जिसको काउसिल, पत्ता गोभी और फ्लोज यानी कि जिसको फूल कहा जाता है उससे लिया गया है और इसी से निकल के क्या आता है कि फूल वाली जो सब्जी है उसको हम फूल गोभी कहते हैं। तो ये किसका शब्द है? तो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसमें से दो नामों से जुड़कर इसका नाम बना है, एक काउसिल और एक फ्लोज। और फूल गोभी का कौन सा भाग खाते हैं? तो पुष्पक्रम हम खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर है रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिया था। अब देखो ये कौन थे? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के पतले स्लाइस का अवलोकन किया, यानी कि
इसको देखा, इसको सर्च किया और इसके बाद उन्होंने सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से नीचे मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटी-छोटी जो बॉक्स होते हैं जैसी संरचनाएं देखी और इस संरचना को उन्होंने कोशिका नाम दिया। यानी कि कोशिका अगर नाम पूछे किसने दिया है तो रॉबर्ट हुक ने दिया है। कब दिया है तो 1665 में दिया है। और कहाँ किसके अवलोकन के बाद तो कॉर्क के अवलोकन के बाद दिया था। ये नाम इसलिए चुना गया क्योंकि ये जो संरचनाएं हैं भिक्षुओं द्वारा बसाए गए छोटे कमरों जैसी लग रही थी। तो ये सभी चीजें देखने के बाद उन्होंने इसको एक सेल का नाम दिया, यानी कि हिंदी में पूछे तो इसको कोशिका का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आंसर है डीएनए ये कहलाता है। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है, अगर आप याद रख सकते हो। इजी है वैसे तो। देखो डीएनए क्या है, मनुष्य और लगभग सभी जीवों में ये आनुवांशिक एक पदार्थ होता है। ये कोशिका की जो संरचना है और कार्य है उसके लिए आवश्यक जानकारी संग्रहित करके रखता है। डीएनए ये जानकारी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। तो ये सभी डीएनए के काम थे। अब देखो 13 क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर है कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी आमतौर पर मुक्त कोशिकाओं या फिर ऊतकों के छोटे जो टुकड़े होते हैं उसके अध्ययन को कहा जाता है। यानी कि उसका अध्ययन किस में किया जाता है तो कोशिका विज्ञान या फिर साइटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये जो हिस्टोपैथोलॉजी है ये अलग है, किससे तो कोशिका विज्ञान से अलग है। कैसे अलग है तो जो हिस्टोपैथोलॉजी है उसमें क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ जो पूरे ऊतक होते हैं उसका ही अध्ययन किया जाता है। लेकिन कोशिका विज्ञान में जो कोशिकाएं हैं उसका भी अध्ययन किया जाता है, या फिर जो ऊतक के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं या फिर उसके नमूने होते हैं उसका अध्ययन वहाँ पे किया जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। कोशिका विज्ञान का उपयोग चिकित्सीय निदान के लिए भी किया जाता है, जैसे कि आमतौर पर नॉन गाइनोलॉजिकल या फिर निदानी कोशिका विज्ञान जिसको कहते हैं। कोशिका या फिर सेल जीवन की मूल इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि जीवन की मूल इकाई किसको कहते हैं तो कोशिका को ही कहते हैं, और जीवों के जीवन और कार्य के लिए ये जिम्मेदार या फिर रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो यहाँ पे आंसर है बी, नाइट्रेट के रूप में जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं। पौधे या फिर प्लांट मुख्य रूप से मिट्टी से नाइट्रेट आयनों से, जो नाइट्रेट आयन है जिसको हम NO3 से डिनोट करते हैं, के रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। वे अमोनियम आयनों जैसे कि NH4+ को भी अवशोषित कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रेट सबसे आसानी से उपलब्ध रूप है और इसीलिए इसका ज़्यादा ये अवशोषित करते हैं। मिट्टी में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं गैसीय नाइट्रोजन और अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, जिससे पौधे ग्रहण करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं तो नाइट्रेट के रूप में, और सबसे ज़्यादा इसी को लेते हैं क्योंकि ये पानी में घुलनशील होता है, और प्लांट यानी कि पौधे के जड़ों में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है और पानी की सहायता से ये पूरे हिस्से में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की है? तो यहाँ पे आंसर है वाटसन और क्रिक ने की है। अब देखो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक उन्होंने 1953 में डीएनए की दोहरी हेलिक्स यानी कि डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तावित किया था 1953 में। उन्होंने ये खोज रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विलिकिंस के द्वारा किए गए एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा यानी कि विशेषकर जो फोटो 51 का उपयोग करके इन्होंने ये किया था। ये महत्वपूर्ण खोज के लिए वाटसन और क्रिक और विलिकिंस इन तीनों को 1962 में फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। तो अगर डीएनए की खोज पूछे तो वो दो लोगों ने की थी, एक तो जेम्स वाटसन और दूसरा कौन थे तो फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में की थी। इन्होंने उस टाइम पे मॉडल को, जो डीएनए मॉडल है उसको प्रस्तावित किया था, और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला तो 1962 में इसी चीज़ के लिए उनको मेडिसिन में यानी कि फिजियोलॉजी में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको बेस्ट कंटेंट के साथ तैयारी करनी है तो आप क्या कर सकते हो एक्स्ट्रा में। देखो हमारी ये 3 बुक आती है ई बुक, एक है रामबाण स्टैटिक जीके, दूसरा है करंट अफेयर वार्षिकांक यानी कि ये ईयरली है, और तीसरी बुक है सामान्य विज्ञान। स्टैटिक जीके में क्या मिलने वाला है आपको, जितने भी जीके जीएस के सब्जेक्ट होते हैं वो सभी देखने को मिलेंगे। हिंदी मीडियम की ये बुक है और 5100 TCS के क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए। दूसरा अगर पूछे यहाँ पे इसकी बात करें वार्षिकांक करंट अफेयर की, तो इसमें आपको पूरे साल का करंट अफेयर मिलेगा 2025 तक। जितने भी करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट वो सभी शामिल किए गए हैं। इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। तीसरी बुक है सामान्य विज्ञान की, इसमें आपको विज्ञान से रिलेटेड जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं, चाहे वो सामान्य
रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है या फिर जीव विज्ञान है। ये तीनों ही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जनरल साइंस में। इसके बाद ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर इसमें भी शामिल है। तो ये तीनों ही बुक अगर आपको लेनी है तो आप कहाँ से ले सकते हो? देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से इन तीनों में से कोई भी बुक अगर आपको चाहिए आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ये तीनों कॉम्बो के रूप में चाहिए, ज़्यादा डिस्काउंट में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? देखो, ये स्कैनर पे 150 में आप ये तीनों ही कॉम्बो ले सकते हो। जी हाँ, सिर्फ 150 में आपको ये कॉम्बो के रूप में बुक्स मिलने वाली हैं। करना क्या है, स्कैनर पे स्कैन करके ये जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। विद इन 4 to 5 सेकंड में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप ईजी और बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखी गई ये जो तीनों बुक है पढ़ सकते हो। आपको देखना 150 वर्थ इट लगेगा, बेस्ट कंटेंट है और आपके एग्जाम से पहले अगर पढ़ के जाओगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? तो यहाँ पे आंसर है न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। अब आंसर है डीएनए, जिसको हम डीऑक्सीराइबोक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। ये आप याद कर सकते हो, पूछा जाता है बहुत बार। तो डीएनए का फुल फॉर्म हो गया कि मूल और संरचनात्मक इकाई पूछे तो वो है न्यूक्लियोटाइड, ये कहलाती है। डीएनए एक बहुलक यानी कि पॉलीमर है जो कि न्यूक्लियोटाइड नामक जो एकलको होते हैं यानी कि मोनोमर्स होते हैं उससे बने हुए होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के 3 मुख्य घटक होते हैं। देखो, पहला है फॉस्फेट समूह होता है यानी कि फॉस्फेट ग्रुप होता है। दूसरा है पाचन कार्बन वाली जो शर्करा यानी कि डीऑक्सीराइबोज होता है वो, और नाइट्रोजन बेस होता है जिसमें से कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? एक होती है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन या थाइमिन, ये सभी इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पे आंसर है इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग होता है। अब देखो, मधुमेह यानी कि डायबिटीज मुख्य रूप से इंसुलिन की जो हार्मोन, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, उसकी कमी या फिर ठीक ना रहने के कारण ये होता है, कम मात्रा में रहने के कारण ये मधुमेह होता है। इंसुलिन अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है और रक्त शर्करा यानी कि ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाकर ऊर्जा के लिए उपयोग करने में ये मददगार होता है। इंसुलिन की अगर कमी होगी तो रक्त में ग्लूकोज जमा हो जाता है और जिससे मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे आंसर है बी, बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। देखो, इंसुलिन की खोज 1921 में फेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट इन दोनों ने की थी। जॉन जॉन मैक्लियोड के निर्देशन में टोरंटो विश्वविद्यालय में इन्होंने की थी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके निर्देशन में किया था। खोज किसने की है? तो एक फेडरिक बेंटिंग ने और दूसरे कौन थे? तो चार्ल्स बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। कहाँ की थी? तो टोरंटो विश्वविद्यालय में की थी। जेम्स कॉलिप ने इंसुलिन को शुद्ध किया था जिससे ये मधुमेह के उपचार के लिए उपलब्ध हो सका। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए बेंटिंग और मैक्लियोड ने 1923 में फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। बेंटिंग ने अपना पुरस्कार बेस्ट के साथ और जो मैक्लियोड है उन्होंने अपना जो पुरस्कार है कॉलिप के साथ साझा किया था। ये चारों ही यहाँ पे जो फिजियोलॉजिस्ट हैं उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको पूछे कि मेनली इंसुलिन की खोज किसने की है तो सिर्फ 2 ही व्यक्तियों ने की थी, एक बेंटिंग और दूसरे थे बेस्ट ने 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? तो यहाँ पे आंसर है जो इंसुलिन है वो अग्नाशय में बनती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज के द्वारा निर्मित होता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस दीपिकाएं में स्थित बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन करती हैं। इंसुलिन रक्त शर्करा यानी कि ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट क्या है? तो यीस्ट कवक होता है। यीस्ट एक कवक है जो कि एकल कोशिका के रूप में बढ़ता है। यीस्ट कोशिकाएं अक्सर बहुकोशिकीय कॉलोनियों में एक साथ रहती है। यीस्ट को कवक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इनके कवक जैसी जो विशेषताएं होती हैं और इसीलिए यीस्ट को कवक की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे आंसर है बी, रॉबर्ट कोच ने हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी। हैजा यानी कि कॉलरा रोगाणु जिसको हम विब्रो कॉलरा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। ये खोज 1883 में भारत में हैजा महामारी के दौरान की गई थी। कोच ने जीवाणु को सफलतापूर्वक जो अलग किया और इसके द्वारा जो इसकी खोज है यानी कि इस रोगाणु की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का चमकीला नारंगी रंग इसके मौजूद बीटा कैरोटीन के कारण होता है। बीटा कैरोटीन मानव शरीर में आंशिक रूप में विटामिन ए में बदल जाता है यानी कि अगर बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में पूछे तो वो विटामिन ए में तब्दील हो जाता है। कैरोटीन कई अन्य फलों और सब्जियों में नारंगी रंग के लिए जिम्मेदार होता है।
ये प्रकाश संश्लेषण संबंधित जो रंग द्रव्य है और जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर के किस पदार्थ की हानि होती है? तो यहाँ पे आंसर है सी, सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। निर्जलीकरण में शरीर से पानी और आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट खासकर सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। ये जो हानि होती है उल्टी, दस्त और अत्यधिक पसीना या फिर अन्य कारकों से हो सकती है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ओआरएस में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? तो पानी, सोडियम और अन्य इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे कि पोटेशियम इसमें शामिल होते हैं। ओआरएस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खोए हुए पानी और इलेक्ट्रोलाइट की जो पूर्ति है उसको करवाना किसका काम होता है? ओआरएस का। और इसीलिए ओआरएस का हम घोल पीते हैं या फिर उसको हम पानी में मिलाकर पीते हैं, जिससे जो हमारे खोए हुए पानी है, जो हानि हुई है हमारे शरीर में, उसकी पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल कृमि मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है जो गोल कृमि है वो क्षुद्रांत में पाया जाता है। देखो, गोल कृमि मानव की छोटी आंत में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये परिपक्व होकर अंडे होते हैं और परजीवी के रूप में ये रहते हैं। गोल कृमि दूषित भोजन या फिर पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। अंडे से लार्वा निकलता है और रक्त प्रवाह के माध्यम से यकृत और फेफड़ों तक ये पहुंच जाता है। अंततः लार्वा वापस छोटी आंत में लौटकर वयस्क बन जाता है, कि यानी वहीं पे ये छोटे से बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीनिया सोलियम परजीवी के रूप में कहाँ रहता है? तो यहाँ पे आंसर है सी, आंत में टीलिया सोलियम परजीवी रहता है। देखो टीनिया सोलियम मानव की आंत में परजीवी के रूप में रहता है। ये वयस्क फीता कृमि के रूप में 2 से 8 मीटर लंबा हो सकता है। देखो, 10 से 20 वर्षों तक ये जीवित रह सकता है। जब मनुष्य एक निश्चित मेजबान के रूप में टीनिया सोलियम का पालन करता है तो इसे टीनियासिस कहा जाता है। तो यानी कि ये इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ये पाया जाता है परजीवी। कहाँ पे? तो ये आंत में पाया जाता है और ये 2 से 8 मीटर लंबा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट शरीर में संचित रहता है, यानी कि स्टोर रहता है। मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। यह मुख्य रूप से यकृत और कंकाल की मांसपेशियों में जमा होता है। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे भोजन के बीच में शारीरिक गतिविधि के दौरान, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। ग्लूकोज रक्त प्रवाह में छोड़ दिया जाता है, जिससे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर है जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है वो है लैक्टोज। दूध में मुख्य शर्करा लैक्टोज होती है, जैसे दूध शर्करा इसको कहा जाता है। लैक्टोज एक डिसैकेराइड है। ये 2 मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और गैल्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये जो लैक्टोज होता है वो एक डिसैकेराइड है और दूध शर्करा भी इसको कहा जाता है। ये दूध में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो यहाँ पे कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन मुख्य रूप से कायिक कोशिकाओं में होता है। इसका उद्देश्य नवीन कोशिकाओं का निर्माण करना और शरीर के ऊतकों के वृद्धि और मरम्मत करना इसका काम होता है। जनन कोशिकाओं में मियोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र किस प्रकार के लेंस की तरह कार्य करता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, उत्तल लेंस की तरह ये काम करता है। देखो, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है जिसे अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। ये प्रकाश किरणों को अपरिवर्तित करके रेटिना पर केंद्रित करता है, जिससे स्पष्ट छवि बनती है। ये एक द्विउत्तल यानी कि बायोकॉन्वेक्स लेंस होता है जो दोनों तरफ से बाहर की ओर मुड़ा हुआ होता है। लेंस लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल होता है। सलीरी मांसपेशियों की मदद से अपनी जो वक्रता होती है समायोजित कर सकता है, जिससे निकट और दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? तो यहाँ पे आंसर है निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल यानी कि स्पीड ऑफ लाइट निर्वात वैक्यूम में सर्वाधिक होती है। इसका लगभग मान पूछे तो ये कितना होता है? तो 3 × में 10। निर्वात में प्रकाश के मार्ग में कोई बाधा या फिर कण नहीं होते, इसलिए ये प्रकाश का अपरिवर्तनांक सबसे कम यानी कि 1 के बराबर यहाँ पे होता है। गुणसूत्र की खोज सबसे पहले किसने की? तो देखो, यहाँ पे वोल्टेयर ने गुणसूत्र की खोज की। वोल्टेयर को गुणसूत्र शब्द देने का श्रेय जाता है। गुणसूत्र की खोज सबसे पहले वॉल्थर फ्लेमिंग ने की थी। 1882 में इन्होंने ये खोज की थी। इन्होंने कोशिका विभाजन के दौरान इसको देखा। देखो, फ्लेमिंग को ऑप्शन में नहीं दिया गया था, यहाँ पे वोल्टेयर था, इसलिए यहाँ पे आंसर वोल्टेयर है। अदरवाइज फ्लेमिंग दिया होगा तो आप फ्लेमिंग पे आंसर टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो क्रोमोसोम होती है वो 46 होती है, यानी कि 40 होती है। देखो, मानव शरीर की सामान्य कोशिकाओं में 40 क्रोमोसोम होते हैं। 23 के जोड़े ये व्यवस्थित होते हैं। इसमें 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं, नर और मादा में समान होते हैं। एक जो जोड़ा होता है वो लैंगिक क्रोमोसोम होता है, जो कि लिंग या फिर सेक्स का निर्धारण करता है। और ये यहाँ पे एक्सएस होगा तो महिला और XY होगी तो पुरुष।
गुणसूत्र का निर्माण किस पदार्थ से किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, क्रोमैटिन से किया जाता है। गुणसूत्र मुख्य रूप से क्रोमैटिन नामक पदार्थ से बने हुए होते हैं। क्रोमैटिन एक जटिल मिश्रण है जिसे डीएनए, जिसको हम डीऑक्सीराइबोक्लिनिक एसिड कहते हैं, डिस्टोन प्रोटीन और गैर हिस्टोन प्रोटीन जैसे इसमें शामिल होते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमैटिन संघनित होकर स्पष्ट गुणसूत्र के रूप में ये ले लेता है। नेक्स्ट है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पे आंसर है लाइकोपीन के कारण टमाटर का जो रंग है वो लाल होता है। टमाटर में लाल रंग मुख्य रूप से लाइकोपीन नामक जो वर्णक है उसके कारण होता है। लाइकोपीन एक प्रकार का कैरोटीनॉइड होता है। हरे टमाटर में क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है। पकने के दौरान क्लोरोफिल टूट जाता है और लाइकोपीन का संश्लेषण होता है जिससे टमाटर लाल हो जाते हैं। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, कुरकुमीन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग मुख्य रूप से कुरकुमीन के नामक एक जो वर्णक है उसके कारण होता है। कुरकुमीन एक चमकीला पीला रासायनिक यौगिक होता है। ये हल्दी का प्रमुख सक्रिय घटक है। कुरकुमीन अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। अदरक तथा आलू का जो खाने योग्य भाग है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आंसर है सी, तना। देखो, अदरक और आलू दोनों ही तना यानी कि स्टेम जो भूमिगत रूप में रूपांतरित हो जाते हैं वो होता है। अदरक एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसमें प्रकंद कहा जाता है जिसको। इसमें भोजन का संग्रह होता है और नोड्स और इंटर नोड्स में ये पाए जाते हैं। आलू एक रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं और इसमें मौजूद जो आंखें ही नोड्स होती हैं जहां से नया पौधा उगता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, लिंगी जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन केवल लिंगी जनन कोशिकाओं में होता है। ये कोशिकाएं युग्मक बनाने वाली होती हैं। इसे विभाजन में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जो अगुणित युग्मक बनते हैं जैसे नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पे आंसर है सी, एमाइलेज होता है। सिलाइवरी इमाइलेज मनुष्य की जो लार है उसमें पाया जाता है। ये एक एंजाइम है। ये स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है। एंजाइम जो सलाइवेरी ग्रंथि होती है उसमें उत्पन्न होता है। तो ये जो सलाइवेरी एंजाइम है वो मनुष्य के लार में पाया जाता है और बनता कहाँ है? तो ये सलाइवेरी ग्रंथि होती है उसमें ही उत्पन्न होता है। खट्टे स्वाद की पहचान जीभ के किस भाग में होती है? तो यहाँ पे आंसर है पार्श्व भाग में होती है। खट्टा स्वाद मुख्य रूप से जीभ है उसके पार्श्व भाग यानी कि किनारे के द्वारा महसूस की जाती है। जीभ के किनारे खट्टे कुछ हद तक नमकीन स्वाद के प्रति जो अधिक संवेदनशील होते हैं। वैज्ञानिक रूप में ये माना जाता है कि स्वाद कलिकाएं यानी कि जो टेस्ट बर्ड्स हैं पूरी तरह से जीभ पर फैल जाती है। पारंपरिक टंग मैप पूरी तरह से सटीक तो नहीं है लेकिन कुछ क्षेत्र जो कुछ स्वाद है उसके लिए संवेदनशील ज्यादा होते हैं और इसी कारण जो खट्टा स्वाद अगर पूछे तो वो जीभ के पार्श्व भाग यानी कि किनारे के द्वारा महसूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा या फिर गलकंड किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पे आंसर है सी, आयोडीन की कमी से होता है। देखो, घेंगा या फिर गलकंड में थायराइड ग्रंथि सूज जाती है और गले में उभार इसमें दिखाई देता है। ये मुख्य रूप से आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। आयोडीन की कमी पर जो थायराइड ग्रंथि है अधिक हार्मोन बनाती है और कोशिकाओं में ये बड़ी हो जाती है और इसीलिए जो थायराइड ग्रंथि है वो सूज जाती है और गले में ये उभार जैसा दिखाई देता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे बेरी रोग होता है। बेरी रोग विटामिन बी1 थायमीन की कमी से होता है। ये रोग मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र और हृदय को प्रभावित करता है। बेरी के दो प्रकार होते हैं, एक है गीला बेरी जिसमें हृदय और संचार प्रणाली को प्रभावित करता है। एक है सूखा बेरी इसमें नसों को नुकसान पहुंचाता है और मांसपेशियों की शक्ति घटती है और पक्षाघात यहाँ पे हो सकता है। विटामिन बी12 का जो घटक है धातु, उसकी धातु कौन सी होती है? तो यहाँ पे आंसर है कोबाल्ट इसकी धातु होती है। विटामिन बी12 का मुख्य घटक धातु कोबाल्ट है और इसी कारण इसको कोबालमीन भी कहा जाता है। कोबाल्ट आयन विटामिन की संरचना में कोरिन रिंग के केंद्र में स्थित होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर है सी, प्रोटीन का पाचन होता है। ट्रिप्सिन एक पाचन एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ये अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है। छोटी आंत में सक्रिय होता है और इसका कार्य क्या है? प्रोटीन के बड़े टुकड़ों को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ना इसका काम है। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो यहाँ पे आंसर है पौधा। जो पौधे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक स्रोत होते हैं। पौधे कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज लगभग सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। मनुष्य और जानवर अनाज, सब्जियां, फल और फलियों के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन में उपस्थित जो ट्रेस धातु है वो कौन सी होती है? तो यहाँ पे आंसर है सी, जस्ता होती है। देखो, इंसुलिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जिसे अग्नाशय के द्वारा उत्पादित किया जाता है। इंसुलिन के सही कार्य और भंडारण के लिए जस्ता यानी कि जिंक की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक है। जस्ता इंसुलिन के हेक्सामर संरचना को स्थिर करने में मदद करता है। ये संरचना इंसुलिन के भंडारण और स्राव के लिए महत्वपूर्ण है। स्कर्वी रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, चर्म को प्रभावित करता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी से कोलेजिन के निर्माण को प्रभावित करता है। कोलेजिन त्वचा, हड्डी, रक्त वाहिकाओं और मसूड़ों जैसे ऊतकों के लिए महत्वपूर्ण है। स्कर्वी मुख्य रूप से चर्म और संयोजी ऊतकों को प्रभावित करता है। कौन सा विटामिन सब्जियों से प्राप्त नहीं होता? तो यहाँ पे आंसर है विटामिन डी नहीं होता। विटामिन डी मुख्य रूप से पशु उत्पाद जैसे मछली का तेल, अंडे की जर्दी और दूध में पाया जाता है। इसका प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। पौधे या फिर सब्जियों से स्वाभाविक रूप से विटामिन डी प्राप्त नहीं होता। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन दूध को दही में स्कंदित करता है। रेनिन या फिर काइमोसिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ये दूध में मौजूद कैसिनोजन को अघुलनशील कैसीन में बदलता है। इस प्रक्रिया में दूध जमकर दही बनता है, जो छोटे बच्चों और जुगाली करने वाले जो जानवर है उसके पाचन में मददगार होता है। व्यावसायिक दही उत्पादन में रेनेट या फिर रेनिन होता है और इसका उपयोग किया जाता है। एंजाइम मुख्यतः किस प्रकृति में होते हैं? तो यहाँ पे आंसर है सी, प्रोटीन की प्रकृति में होते हैं। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन ही होते हैं। ये अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखलाओं से बने हुए होते हैं। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति को तेज करता है। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो यहाँ पे आंसर है सी, लार ग्रंथि है। डाइस्टेज एंजाइम को लार ग्रंथि स्रावित करती है और इसे एमाइलेज या फिर पाइटालिन भी इसको कहते हैं। इसके बाद ये जो मुंह में स्टार्च यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा मुख्य रूप से माल्टोज में बदलता है और ये आगे क्या करता है, अग्नाशय में इसी एंजाइम का स्राव होता है और इसे उस टाइम पे यानी कि उस स्थिति में क्या कहते हैं, तो अग्नाशयी डाइस्टेज या फिर एमाइलोप्सिन कहते हैं। अग्नाशय डाइस्टेज छोटी आंत में स्टार्च पाचन को पूरा करता है। मानव शरीर में आवश्यक तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आंसर है ए, 25 है। मानव शरीर को स्वस्थ रहने और सामान्य रूप से कार्य करने के लिए विभिन्न रासायनिक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये आवश्यक तत्व दो श्रेणियों में विभाजित होते हैं। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वैज्ञानिक अध्ययनों में लगभग 25 से अधिक ऐसे तत्व पहचाने गए हैं जो कि मानव शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ये पोषक तत्व शरीर के सामान्य कार्य और जो स्वास्थ्य होते हैं उसको अच्छा बनाए रखने में मददगार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? तो विटामिन सी नहीं मिलता। विटामिन सी एकमात्र विटामिन है जो कि पशु आधारित भोजन में प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता। यह मुख्य रूप से फल सब्जियों में पाया जाता है। अन्य विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी मांस, मछली और अंडे में पाए जाते हैं। विटामिन डी शरीर में सूर्य के प्रकाश से ये बन सकता है। ये विटामिन पौधों से मिलने वाला आवश्यक पोषक तत्व है जिसे मांसाहारी आहार अकेले नहीं दे सकता। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आंसर है विटामिन ए, डी और ई, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। आंसर है बी, वसा में घुलनशील विटामिन ऐसे विटामिन है जो कि वसा के साथ अवशोषित हो जाते हैं। ये शरीर में वसा युक्त जो ऊतक और यकृत है यानी कि लीवर है उसमें संग्रहित हो जाते हैं। विटामिन यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। नवजात शिशु के लिए सबसे अधिक आदर्श भोजन कौन सा होता है? तो यहाँ पे आंसर है माँ का दूध होता है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए संपूर्ण और आदर्श आहार है। इसलिए सभी जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी सही इसी में उपस्थित होते हैं और आसानी से ये पच जाते हैं। पहले पीले दूध कोलेस्ट्रॉम में मौजूद एंटीबॉडी होते हैं जो कि शिशु के संक्रमणों से इसको बचाते हैं। अन्य विकल्प जैसे कि गाय और भैंस का दूध, कृत्रिम दूध जैसे केवल विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर की सलाह पर दिए जाते हैं। तो ये माँ का दूध जो होता है वो नवजात शिशु के लिए संपूर्ण और एक आदर्श आहार माना जाता है। डीएनए और आरएनए किस वर्ग में आते हैं? तो यहाँ पे आंसर है सी, न्यूक्लियड अम्ल में आते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियस अम्ल में होते हैं। ये जीवन के लिए आवश्यक 4 प्रमुख मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लियस अम्ल में होते हैं। न्यूक्लियस अम्ल न्यूक्लियोराइड नामक छोटी इकाइयों में होते हैं और ये कोशिका की संरचना और कार्य के लिए आवश्यक जानकारी संग्रहित और हस्तांतरित करते हैं। गंध यानी कि इत्र और सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? तो यहाँ पे आंसर है सेरिब्रम।
मूत्र में दुर्गंध किस कारण होता है? तो यहाँ पे आंसर है अमोनिया के कारण होता है। मूत्र में दुर्गंध का मुख्य कारण है अमोनिया। निर्जलीकरण के दौरान जो अमोनिया होती है उसकी सांद्रता बढ़ जाती है जिससे गंध तेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है सी, मूत्र में पाया जाता है। यूरिया प्रोटीन के चयापचय या फिर मेटाबॉलिज्म को मुख्यतः जो अंतिम उत्पाद ये होता है, ये यकृत यानी कि लीवर में बनता है। यूरिया रक्त के माध्यम से गुर्दों तक पहुंचता है और वहां पर फिल्टर होकर मूत्र में बाहर निकल जाता है। इसी कारण मूत्र में यूरिया की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है? तो यहाँ पे आंसर है जल, कार्बो डाइऑक्साइड और ऊर्जा यानी कि उपरोक्त सभी। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर टूटते हैं। मुख्य उत्पादों में जल शामिल होते हैं और इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और यह अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा यानी कि एटीपी है जो कि शरीर के सभी जैविक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो यहाँ पे आंसर है अम्लीय माध्यम में होता है। अमाशय की परत में स्थित ग्रंथियों जो जितनी भी ग्रंथियां होती है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और विभिन्न एंजाइम ये बनाती है। ये HCl अमाशय में 1.5 से 3.5 pH का अम्लीय वातावरण तैयार करता है। ये अम्लीय वातावरण भोजन के पाचन में सहायता करता है। पेप्सिन जैसे प्रोटीन पाचक एंजाइम इसी अम्लीय माध्यम में सबसे अच्छी तरह से कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, कवक से प्राप्त होता है। एम्पिलिसिन एक अर्ध सिंथेटिक एंटीबायोटिक है। ये पेनिसिलिन से विकसित किया जाता है और पेनिसिलिन मूल रूप से पेनिसिलियम नामक कवक यानी कि फंगस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो यहाँ पे आंसर है सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। डिहाइड्रेशन के दौरान शरीर से पानी के साथ साथ सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक की हानि होती है। इस स्थिति में ये स्थिति तब बनती है जब शरीर में तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम कम हो जाते हैं। ऐसी कमी अक्सर पसीना, उल्टी या फिर दस्त के कारण होती है। ORS में पानी के साथ सोडियम क्लोराइड और अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो खोए हुए पदार्थ की भरपाई करते हैं। कुपोषण मुख्यतः किसकी कमी से होती है? तो यहाँ पे आंसर है जो कुपोषण है वो कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है। कुपोषण का अर्थ है शरीर है उसको स्वस्थ रहने के लिए जरूरी पोषक तत्व का संतुलन ना मिल पाना। इसे सामान्यतः कैलोरी या फिर प्रोटीन की कमी से जोड़ा जाता है। जब प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी गंभीर हो जाती है यानी कि सीरियस हो जाती है तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित हो जाती है। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास किसकी कमी से अवरुद्ध होता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, थायरॉक्सिन के कारण ये अवरुद्ध हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है और इसकी कमी पर बच्चों में क्रेटिनिज्म होता है यानी कि इसकी कमी होती है और इसका असर मानसिक और शारीरिक विकास दोनों पर ही पड़ता है। क्रेटिनिज्म में बच्चा मानसिक रूप से पिछड़ जाता है और शरीर का विकास है यानी कि डेवलपमेंट इसका रुक जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे आंसर है बी, प्रोटीन का संश्लेषण है। आरएनए मुख्य इसका काम है डीएनए से आनुवांशिक जानकारी को आगे पहुंचाना। ये जानकारी राइबोसोम तक ले जाती है। राइबोसोम पर इसकी सूचना के आधार पर प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। इसमें आरएनए, mRNA, tRNA और rNRNA जैसे अलग अलग प्रकार के आरएनए अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। यानी कि आरएनए का मुख्य काम क्या है? डीएनए से आनुवांशिक जानकारी आगे पहुंचाना और ये राइबोसोम तक इस जानकारी को ले जाता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि से लुप्त हो जाने से आता है? तो यहाँ पे आंसर है थाइमस के कारण आता है। थाइमस ग्रंथि उम्र के साथ धीरे धीरे सिकुड़ती यानी कि अनवरत हो जाती है। वृद्धावस्था तक ये ग्रंथि लगभग लुप्त हो जाती है और ये ग्रंथि प्रतिरक्षा प्रणाली में खासकर टी लिम्फोसाइट के निर्माण और परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके लुप्त होने से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। लैक्रिमन ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? तो यहाँ पे आंसर है बी, आंसू स्रावित करती है। लैक्रिमल ग्रंथियां आंखों में आंसू बनाती है। ये ग्रंथियां आंख के ऊपरी बाहरी कोने पर ये स्थित होती है। आंख आंसू के सतह को नम, साफ और सुरक्षित रखते हैं। अश्रुद्रव में पानी, नमक और स्नेहक और एंजाइम ये सभी होते हैं और आंखों पर सुरक्षात्मक परत ये बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे आंसर है सी, अमीनो अम्ल से यह प्राप्त होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखलाओं से बने हुए होते हैं। इन अमीनो अम्ल को आपस में पेप्टाइड्स बंध जोड़ते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल प्रोटीन की संरचना का हिस्सा होता है। अमीनो अम्ल की प्रोटीन के मूल निर्माण खंड इसको माने जाते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है सी, ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक तत्व है। यह शरीर के
कुल वजन का 65% बनाता है। ऑक्सीजन मुख्य रूप से पानी यानी कि H2O के रूप में मौजूद होता है। पानी शरीर की वजन का लगभग 60% होता है। जोड़ों में यूरिक अम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, गाउट होता है। गाउट यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जमा होने से होता है। यह मुख्य रूप से जोड़ों, खासकर पैर के अंगूठे में तेज दर्द, सूजन और गर्मी पैदा करता है। कारण क्या है? शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाना और प्यूरिन के टूटने से ये बनता है। एक सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर का ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? तो ब्लड ग्रुप ओ वाले जो होते हैं उसको सर्वदाता कहा जाता है। देखो, ओ रक्त समूह को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर ए और बी दोनों एंटीजन नहीं होते और इस कारण ओ रक्त समूह का रक्त किसी भी अन्य रक्त समूह, चाहे वो जो ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ है, वाले व्यक्ति को दी जा सकती है और बिना किसी गंभीर एंटीजन और एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बनती है? तो यहाँ पे आंसर है पॉलीसाथीमिया, ये स्थिति बनती है। अब देखो ये क्या है पॉलीसाथीमिया? तो देखो, पॉलीसीथेमिया तब होता है जब लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि असाधारण रूप से बढ़ जाती है। इसमें रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्त के जो थक्के हैं बनने का खतरा ज्यादा हो जाता है। कारण क्या है? अस्थि मज्जा यानी कि जो बोन मैरो है उसमें अधिक आरबीसी का उत्पादन करना। और अन्य स्थितियां क्या है? जैसे कि एनीमिया आरबीसी की कमी से होती है, ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी का कैंसर होता है और थैलीसीमिया आनुवांशिक कारण से आरबीसी की एक समस्या है। रंग अंधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्तियों को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, हरा दिखाई देता है। रंग अंधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस में लाल रंग अक्सर हरा या फिर मटमेला डल दिखाई देता है। ये मुख्य रूप से लाल हरे रंग अंधता यानी कि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस में होता है। कारण क्या है? लाल और हरे जो शंकु है यानी कि कोन सेल है ठीक से काम नहीं कर पाते और उनमें गड़बड़ी आती है। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है सी, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाया जाता है इसके द्वारा। देखो, इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम यानी कि ईईजी मस्तिष्क के विद्युत गतिविधि रिकॉर्ड करने की जांच करता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं विद्युत आवेगों के माध्यम से संवाद करती है। ईईजी इन विद्युत तरंगों को पकड़ता है और ग्राफ के रूप में ये दिखाता है। इसका उपयोग मिर्गी, नींद विकार और मस्तिष्क ट्यूमर जैसी स्थितियों के निदान में उपयोग किया जाता है। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, 0.8 सेकेंड यानी कि 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है। हृदय की एक पूर्ण धड़कन यानी कि कार्डियक साइकिल में लगभग 0.8 सेकेंड इसमें लगता है। इसमें संकुचन जिसको हम सिस्टोल और शिथिलता यानी कि डायस्टोल दोनों शामिल होते हैं। ये समय आराम की स्थिति में 60 से 100 बीट प्रति मिनट की सामान्य हृदय गति के अनुरूप है। देखो, औसतन अगर पूछे तो 70 से 75 बीट प्रति मिनट होता है और एक धड़कन का अगर लगभग समय पूछे तो एक धड़कन का लगभग समय 0.8 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप है यानी कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको हर एक ब्लड ग्रुप सूट कर जाएगा? तो यहाँ पे आंसर है सी, ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सार्वग्राही कहलाता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को सर्वग्राही कहा जाता है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप से अपना रक्त प्राप्त कर सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती जो कि किसी भी रक्त को अस्वीकार यानी कि डिनाई करे। और सर्वदाता कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को कहा जाता है? तो ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्तियों को सर्वदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायक कौन सा विटामिन होता है? तो यहाँ पे आंसर है विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। विटामिन के रक्त स्कंदन यानी कि क्लोटीन के लिए आवश्यक है। ये लिवर को थक्का बनाने वाले प्रोटीन जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन बनाने में ये मदद करता है। रक्त में विटामिन के की कमी से थक्का जमने में समस्या होती है और हमें चोट लगने पर जो अत्यधिक रक्तस्राव है वो हो सकता है। इसीलिए विटामिन के का काम क्या है? वो रक्त का थक्का बनाता है। कौन से प्रोटीन से बनाता है? तो प्रोथ्रोम्बिन बनाने में ये मदद करता है। कहाँ पे? तो लिवर में बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? जन्म से 3 दिन के बाद ये बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगा दिया जाना चाहिए। ये टीबी के गंभीर रूपों जैसे कि टीबी मेनिजाइट्स से सुरक्षा प्रदान करता है। आमतौर पर ये 24 घंटे या फिर अस्पताल से छुट्टी से पहले ही लगाया जाता है। डब्ल्यूएचओ और भारत के यूआईपी दिशा निर्देश के अनुसार इसे जल्दी लगाने से नवजात की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कमजोर होने पर सुरक्षा इसको मिलती है और इसीलिए 0 से यानी कि जन्म से 3 दिन के भीतर ही इनको बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर है बी, सी एन बर्नार्ड ने इसका किया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के कार्डियक सर्जन थे। उन्होंने 3 दिसंबर 1967 को पहला सफल मानव से मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था। इस सर्जरी में उन्होंने भाई मॉरिस बर्नार्ड ने भी इनकी मदद की थी। ऑपरेशन लगभग 9 घंटे चला और इससे 30 लोगों की टीम इसमें शामिल थी। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर क्या है कि अगर कार्डिक सर्जन यानी कि मानव का हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहली बार किसने किया था, तो ये क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। वो कहाँ के थे? तो दक्षिण अफ्रीका के थे। कब किया था? तो 3 दिसंबर 1967 को किया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन से टीम में शामिल थे या फिर उनके भाई भी उनके साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? तो यहाँ पे आंसर है मेलानिन के कारण ये बनता है। देखो, मेलानिन मानव त्वचा, बाल और आंखों का मुख्य वर्णक है। त्वचा में मेलानिन की मात्रा और प्रकार उसके रंग को तय करता है और अधिक मेलानिन का मतलब है गहरी त्वचा। मेलानिन त्वचा को यूवी किरणों से होने वाले जो नुकसान है उससे भी बचाने में मदद करता है। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है? तो यहाँ पे आंसर है प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का जमने का मुख्य भूमिका कौन निभाता है? तो एक है प्लेटलेट्स और फाइब्रिन, ये 2 भूमिका निभाते हैं। चोट लगने पर प्लेटलेट्स उस जगह पर जमा हो जाता है और अस्थायी प्लग ये बनाता है। जो प्लेटलेट्स होते हैं थक्का जमाने वाले कारक को सक्रिय करके फाइब्रिन के निर्माण में मदद करती है। फाइब्रिन प्लेटलेट प्लग को मजबूत करके मजबूत थक्का बनाते हैं जो कि रक्तस्राव को रोकता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे आंसर है हीमोग्लोबिन का अगर मुख्य कारण वो है ऑक्सीजन से ले जाना, यानी कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद प्रोटीन है। इसका मुख्य कारण है ऑक्सीजन का परिवहन करना। फेफड़ों में ऑक्सीजन लेकर इसे शरीर के ऊतकों तक पहुंचाना इसका मेनली काम है। हीमोग्लोबिन में क्या मौजूद होता है? तो आयरन ऑक्सीजन के अणुओं के साथ जुड़ता है। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर है बी, स्फिगोमैनोमीटर। आंसर है बी, स्फिगोमैनोमीटर रक्तचाप मापने का एक चिकित्सा उपकरण है। इसमें फुलाया हुआ कफ और दबाव मापने के लिए पारा या फिर यांत्रिक मैनोमीटर होता है। ये सिस्टोल और डायस्टोलिक दबाव दोनों को ही मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता? तो यहाँ पे आंसर है डी, वृक्क काम नहीं कर रहा होता। देखो, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे कि यूरिया जमा हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो वृक्क यानी कि गुर्दा है सही तरीके से काम नहीं कर रहा। गुर्दे रक्त को छानने और अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। यदि गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे तो यानी कि यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे अपशिष्ट रक्त में जमा हो जाते हैं और ये स्थिति क्या कहलाती है? ये है यूरेमिया या फिर एजोटेमिया। ये स्थिति कहलाती है, यानी कि अगर हमारे शरीर में रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट है वो जमा हो रहा है तो उसका कारण है कि जो हमारा गुर्दा है यानी कि वृक्क है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे आंसर है हृदय का मुख्य कार्य है रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। हृदय एक पेशीय अंग है जो कि शरीर में रक्त पंप करता है। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है। हृदय फेफड़ों और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है उसको वापस लाता है और इस तरह जो हृदय है रक्त परिसंचरण प्रणाली का एक मुख्य हिस्सा है। कालाजार ज्वर का संचरण कैसा होता है, यानी कि किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे बी है, सिकता मक्खी के द्वारा होता है। कालाजार या फिर विसरल लिशमैनियासिस एक परजीवी रोग है। इस कारण लिशमेनिया प्रोटोजोआ एक परजीवी है और ये जो सिकता मक्खी है उसके काटने से यानी कि जो सैंड फ्लाई है उसके काटने से ये फैलता है। मादा जो मक्खियां होती है संक्रमित मानव से परजीवी लेकर अन्य लोगों में संक्रमण पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे मेन कालाजार या फिर विसरल लिशमैनियासिस जिसको कहा जाता है वो किसके कारण होता है, किस परजीवी के कारण होता है? तो वो होता है सिकता मक्खी, जिसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? तो मादा जो मक्खियां होती है वो इसका कारण बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त लाल रंग का क्यों होता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मानव का जो रक्त है वो लाल होता है। देखो, हीमोग्लोबिन एक लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन से बंधने पर रक्त का चमकीला रंग ये बनता है। रंग का मुख्य कारण क्या है? तो हीम अणु में मौजूद जो लौह परमाणु है वो इसका कारण बनते हैं। वयस्क व्यक्ति के हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो यहाँ पे आंसर है जो वयस्क होंगे उनकी हृदय धड़कन है वो होती है प्रति मिनट 70 से 80 बार, मतलब कि 1 मिनट में 70 से 80 बार उनका जो धड़कन है वो धड़केगा। एक वयस्क व्यक्ति के सामान्य हृदय धड़कन आराम की स्थिति में प्रति मिनट कितनी होती है? तो 60 से 100 बीट होती है। औसत रूप से स्वस्थ व्यक्ति की धड़कन पूछे तो 70 से 75 बीट प्रति मिनट होती है।
प्रशिक्षित एथलीटों में ये कम हो सकती है। कितनी कम हो सकती है? तो 40 से 60 बीट प्रति मिनट होती है। हृदय की गति को तनाव, फिटनेस स्तर, दवाएं और नींद जैसे चीजें जो है वो प्रभावित करती है और उसी बेस पर ये बीट प्रति मिनट जो है वो काम करता है। बायां महाधमनी कहाँ दिखाई देता है? तो यहाँ पे आंसर है स्तनपायी में दिखाई देता है। सभी स्तनधारियों मनुष्य सहित में केवल एक मुख्य महाधमनी होती है। इसे बाएं महाधमनी कहते हैं। ये हृदय के बाएं निले से निकलती है और इसका काम क्या है? शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है उसको पहुंचाना। महारंध्र कहाँ स्थित होते हैं? तो यहाँ पे आंसर है एक कपाल में स्थित होते हैं। महारंध्र खोपड़ी के पश्चाधार में स्थित एक बड़ा छिद्र है। ये छिद्र रीढ़ की हड्डी को कपाल से बाहर निकालने का एक मार्ग होता है। महारंध्र रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के बीच में संपर्क और कनेक्शन की अनुमति प्रदान करता है। ये नसों, रक्त वाहिकाओं और ऊतकों के लिए भी एक मार्ग बनाता है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज से फैलता है, लेकिन इसकी खोज किसने की थी? तो यहाँ पे आंसर है बी, रोनाल्ड रॉस ने की थी। रोनाल्ड रॉस ने 1897 में इसकी खोज की थी। यानी कि मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर से ये फैलता है। इसकी खोज के लिए 1902 में इनको फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला था। जबकि अल्फोंस लेवरेन ने 1880 में मलेरिया परजीवी की पहचान की थी। लेकिन अगर मलेरिया परजीवी की खोज की बात करें तो किसने की थी? तो ये रोनाल्ड रॉस ने की थी और इन्होंने मलेरिया के संरचना के तरीके का पता लगाया और उसमें अहम भूमिका अदा। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो यहाँ पे आंसर है रोम्बिन के द्वारा ये परिवर्तित होता है। साइनाइड विषाक्तता यानी कि ये जो साइनाइड पॉइजनिंग है उसके कारण सेकेंडों में मृत्यु क्यों हो जाती है? तो इससे कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं अगर पूछे वो कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर है मोनोसाइट्स यानी कि सी यहाँ पे आंसर है। अब यहाँ पे बच्चों देखो, अगर आपको बेस्ट कंटेंट के साथ तीनों ही बुक लेनी है, आपको तैयारी करनी है, आपके एग्जाम है नियर, तो आप ये तीनों ही ई बुक हमारी ले सकते हो। इसमें रामबाण स्टैटिक जीके है, इसमें आपको जीके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा वार्षिकांक ईयरली आपको करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। और एक ये है हमारी तीसरी बुक सामान्य विज्ञान, जिसमें विज्ञान से जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो रसायन हो यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, ये तीनों ही आपको देखने को मिल जाएंगे। वन लाइनर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल है। अगर आपको ये तीनों बुक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज कॉम्बो के रूप में चाहिए, आपको डिस्काउंट चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट ऑफर है, ये तीनों ही ई कॉम्बो के रूप में आप ले सकते हो। 150 में आपको ये तीनों कॉम्बो के रूप में मिल जाएगी। करना क्या है, ये स्कैनर पे 150 में आपको तीनों ही ई बुक मिल जाएगी। जी हाँ, बेस्ट डिस्काउंट है, बेस्ट कंटेंट है, हर एक चीज में बेहतरीन है। आप इस पे स्कैन करके इस नंबर पे व्हाट्सएप करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। विद इन 4 to 5 सेकंड में आपको ई बुक मिल जाएगी, तीनों ई बुक मिल जाएगी। आप बहुत इजी लैंग्वेज में ये जो बनी हुई ई बुक है उससे पढ़ के अपने एग्जाम से पहले अच्छी और बेहतरीन रिविजन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।